गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल मनु धाकड़ ऑनलाइन क्लासेस। और आपका इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर से स्वागत करती हूँ। और जो नया टॉपिक है वो रहेगा एंगुलर जेएस डायरेक्टिव्स। पिछले वीडियो में अपन ने देखा था एंगुलर जेएस मॉड्यूल्स के बारे में, उससे पहले मैं एक्सप्रेशंस के बारे में। तो इन दोनों वीडियोस में मैंने काफ़ी कुछ क्लियर कर दिया है डायरेक्टिव्स के बारे में भी। लेकिन इस वीडियो में अपन डायरेक्टिव्स के बारे में थोड़ा एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे। ऑब्वियसली इसका जो बेसिक लेवल था वो अपन ने 2 वीडियोस में पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें भी उसी को कवर करते हुए ही एडवांस पे जाएँगे। ऐसा नहीं कि उस बेसिक को छोड़ के, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो एक पर्टिकुलर वीडियो को सर्च करते हैं, तो इसमें भी उसको कवर करेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले एंगुलर जेएस डायरेक्टिव्स के बारे में जान रहे हैं, तो पहले इसको बारे में ये जान लेते हैं कि होता क्या है। ठीक है? तो एचटीएमएल में आपने देखा होगा कि एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे सोर्स एट्रीब्यूट हो गया, ऑल्ट एट्रीब्यूट हो गया, स्टाइल एट्रीब्यूट हो गया, बहुत सारे एट्रीब्यूट होते हैं। तो उन्हीं एट्रीब्यूट का एक्सटेंड वर्जन जो होता है उन्हें अपन डायरेक्टिव्स कहते हैं एंगुलर जेएस में। एंगुलर जेएस में क्या है? एंगुलर जेएस लेट्स यू एक्सटेंड एचटीएमएल विद न्यू एट्रीब्यूट कॉल्ड डायरेक्टिव्स। मतलब जो उसमें जो एट्रीब्यूट्स थे उनको मतलब और अलग तरह से उनको एक्सटेंड किया, यानी कि अलग एट्रीब्यूट लेके आए जिनमें और क्वालिटी ऑफ फीचर्स थे। ठीक है? तो उनको अपन ने एंगुलर जेएस में डायरेक्टिव्स कहा। ओके। और आप इस वीडियो को, ऐसा नहीं कि आपने बस ये डायरेक्टिव्स के बारे में जान लिया और आपने इसको पॉज कर दिया। आप चाहे थोड़ा आपको कुछ चीज़ें पता हो तो आप इसको आगे कर सकते हो, स्किप कर सकते हो। ठीक है? लेकिन आप इसको लास्ट तक देखना, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होगी जो आपको पता नहीं होगी, क्योंकि जितना भी w3school.com पे लिखा हुआ है मैं हर एक लाइन को इसमें एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है? तो आप इसको लास्ट तक ज़रूर देखना। तो जैसे कि आप अभी कहा कि डायरेक्टिव्स क्या होते हैं, जो एचटीएमएल जो थी उसमें उसको एक्सटेंड करना क्वालिटी ऑफ न्यू एट्रीब्यूट्स के साथ, मतलब कि और ज़्यादा उसमें एट्रीब्यूट्स में और फीचर्स आ गए हो। ठीक है? उन एट्रीब्यूट के साथ एचटीएमएल को एक्सटेंड करना डायरेक्टिव्स कहलाते हैं। और वो डायरेक्टिव्स अपन उसको एंगुलर जेएस में उसका नाम है डायरेक्टिव्स। ठीक है? अब एंगुलर जेएस के पास उसके उन डायरेक्टिव्स का सेट ऑफ बिल्ट इन सेट ऑफ है, इसका बिल्ट इन सेटअप है। मतलब कि अभी ऐसा नहीं कि आप अपने पास एंगुलर जेएस में एक ही डायरेक्टिव है, अपने पास एंगुलर जेएस में काफ़ी मल्टीपल डायरेक्टिव्स है जिसका अलग अलग काम होता है। तो सेट ऑफ बिल्ट इन डायरेक्टिव्स एंगुलर जेएस में होते हैं। ठीक है? जो कि अपन को फंक्शनलिटी ऑफर्स करते हैं अपने एप्लीकेशंस के लिए। ऑब्वियसली अपन एप्लीकेशन ही बनाते हैं, इसमें एंगुलर जेएस की एप्लीकेशन बनाते हैं इसमें एंगुलर जेएस में एनजी ऐप के थ्रू। ठीक है? अब ऐसा नहीं है कि इसमें बिल्ट इन डायरेक्टिव्स है तो अपन इसमें खुद के क्रिएट नहीं कर सकते, इसमें अपने खुद के क्रिएट भी कर सकते हैं डायरेक्टिव्स भी अपन। ठीक है? अब इसके बाद जानते हैं कि एंगुलर जेएस को अपन किससे कैसे लिखते हैं, कैसे डिनोट करते हैं। तो एंगुलर जेएस में डायरेक्टिव्स जो होते हैं वो एक्सटेंड वर्जन होते हैं एचटीएमएल एट्रीब्यूट के, जिसको अपन एंगुलर के फॉर्म में दिखाने के लिए अपन उसको एनजी प्रीफिक्स लगा देते हैं। एनजी प्रीफिक्स लगाने से मतलब हो जाता है कि वो एंगुलर जेएस के डायरेक्टिव्स है और उनकी प्रीडिफाइंड कोडिंग हो रखी है एनजी के नाम से ही। ठीक है? तो एनजी ऐप जो होता है वो तो एनजी ऐप डायरेक्टिव, इसमें जितने भी एनजी से स्टार्ट होते हैं वो सारे के सारे डायरेक्टिव्स है। सारे के सारे जो डायरेक्टिव्स है इसमें सारे के सारे एनजी से स्टार्ट होते हैं। तो फर्स्ट जो मेन डायरेक्टिव होता है जो कि अपन div एलिमेंट्स में लिख के उससे स्टार्ट करते हैं अपने एप्लीकेशंस को बनाना, वो होता है एनजी ऐप डायरेक्टिव। एनजी ऐप डायरेक्टिव क्या करता है? इनिशियलाइज करता है अपनी एंगुलर जेएस एप्लीकेशंस को। अपन ऐसे कहते हैं कि बहुत सारा कंटेंट अपन डाटा वेरिएबल्स अपने एनजी इनिट, यानी कि जो इनिशियलाइज एंगुलर जेएस का डायरेक्टिव होता है उसको उसमें ही कर देते हैं सारा का सारा डेटा इनिशियलाइज। ठीक है? लेकिन ये सही भी नहीं है कि अपन सारा का सारा डेटा जितने भी वेरिएबल्स है अपन एनजी इनिट के अंदर ही करें। अपन एनजी ऐप जो होता है अपना, जैसे अपना एंगुलर जेएस एप्लीकेशन बनाते हैं तो उस एंगुलर जेएस एप्लीकेशन को अपन इसलिए बनाते हैं ताकि उसका मॉड्यूल कंट्रोलर डायरेक्टिव उसका अपना खुद का बना सके अपन। ठीक है? इसलिए अपन अपना एंगुलर जेएस एप्लीकेशन एनजी ऐप लिखते हैं। ठीक है? इसलिए अपन लिखते हैं और वहाँ पे उसकी इनिशियलाइजेशन वहाँ पे करें, अपने एप्लीकेशन डेटा की इनिशियलाइजेशन वहाँ पे करें। तो ये थोड़ा अलग भी हो जाता है। अगर अपने पास 2-3 वेरिएबल्स है, 2-3 डेटा वेरिएबल्स है तो अपन एनजी इनिट यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अपने पास अगर बार-बार कहीं पे यूज़ आ रही चीज़ें तो अपन क्या करेंगे, उसका कंट्रोलर एंगुलर जेएस का मॉड्यूल कंट्रोलर बना लेंगे और वहीं पे उसे इनिशियलाइज करेंगे। ठीक है? तो जैसा कि मैंने एनजी ऐप के बारे में कहा कि ये तो इनिशियलाइज करता है अपने एंगुलर जेएस एप्लीकेशन को, यहाँ से अपना एंगुलर जेएस एप्लीकेशन बनना स्टार्ट होता है। और एनजी इनिट अपने एप्लीकेशन डेटा को इनिशियलाइज करता है, जितने भी एंगुलर जेएस एप्लीकेशन में डेटा होता है उसको इनिशियलाइज करता है, यानी कि वेरिएबल्स वगैरह। ठीक है? एनजी मॉडल क्या होता है? एनजी मॉडल
जो मैंने आपको पिछले वीडियोस में बता चुकी हूँ, मॉड्यूल्स में, एक्सप्रेशंस में मैंने इसको काफी बताया है एक्सप्रेशन वाले वीडियो में, ठीक है। तो एनजी मॉडल क्या करता है, जो अपने HTML के कंट्रोल्स है, HTML के कंट्रोल्स क्या यानी कि इनपुट एलिमेंट हो गया, सेलेक्ट एलिमेंट हो गया, टेक्स्ट एरिया, ऑप्शन, ये जो इसके इनपुट के जो एलिमेंट्स HTML के जो कंट्रोल्स है, HTML कंट्रोल्स, इनको अपने एप्लीकेशन डेटा से, यानी कि एप्लीकेशन डेटा क्या हो गया, जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, ये जो एप्लीकेशन वेरिएबल थे डेटा, ये सारे के सारे इनसे कनेक्ट करता है। मतलब कि अपना जो इनपुट एलिमेंट था, सेलेक्ट एलिमेंट था, टेक्स्ट एरिया एलिमेंट था, ये सारे सारे क्या थे, HTML कंट्रोल थे। इन HTML कंट्रोल को इसने एप्लीकेशन डेटा यानी कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, इनसे कनेक्ट कर चुका है। तो अपन जो भी अपन अब इसके ये क्या है, कनेक्ट कर दिया है, तो जो भी अपन उसमें लिखेंगे तो वो किसकी वैल्यू होगी, वो उस अपने एप्लीकेशन डेटा की वैल्यू होगी। यानी कि अगर HTML कंट्रोल यानी कि इनपुट वाले बॉक्स में अगर कुछ लिख रहे हैं तो वो किसकी वैल्यू है, वो एप्लीकेशन डेटा की वैल्यू है। अगर सेलेक्ट में अपन को सेलेक्ट कर रहे हैं तो वो किसकी वैल्यू है, एप्लीकेशन डेटा की वैल्यू है, ठीक है। तो ऐसे एनजी मॉडल के थ्रू अपन कंट्रोल, अपने HTML कंट्रोल्स को अपने एप्लीकेशन डेटा से बाइंड कर सकते हैं। अब उसके बाद इसको व्यू कराने के लिए, आपको पता है ये व्यू कराने के लिए या तो एक्सप्रेशंस की जरूरत पड़ती है या फिर एनजी बाइंड डायरेक्टरीज की जरूरत पड़ती है। एप्लीकेशन डेटा को इससे बाइंड तो कर दिया HTML कंट्रोल से, लेकिन अगर ब्राउजर पे शो कराना है तो ब्राउजर पे शो कराने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, एनजी बाइंड की या फिर एक्सप्रेशन की, जिससे कि एप्लीकेशन डेटा अपने HTML व्यू से बाइंड हो जाए और कनेक्ट हो जाए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे NGF से इनिशियलाइज कर दिया अपनी एप्लीकेशन को, यहाँ पे नाम की जरूरत नहीं थी इसलिए इसे एम्प्टी छोड़ दिया। अगर आप यहाँ पे NGF नहीं देते हो तो इसका बहुत इफेक्ट पड़ता है। जो अपना ये अपन ने जो पी टैग के अंदर जो एक्सप्रेशन लिखा हो ना, डबल कर्ली ब्रेसेस, ये ऐसा कैसे शो होता है फिर वहाँ पे अगर अपन NGF नहीं लिखते हैं तो। NGF का मतलब है कि एंगुलर जेएस एप्लीकेशन इनिशियलाइज हो चुकी है, जिससे कि अपना जो डबल कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी लिखा है वो एक एक्सप्रेशन की तरह अपना ट्रीट, अपन को वैसे ही ट्रीट करेगा कि ये अपना एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे जैसे ये पी के अंदर यू रोट लिखा वैसे इसको डबल कर्ली ब्रेसेस फर्स्ट नेम ऐसे ही इसको जैसे लिखा हुआ ऐसा कैसे लिखते, ठीक है। तो NGF यहाँ पे लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको ये वाली बात भी बहुत पिछले वीडियोस में बहुत 2-3 बार बोल चुकी हूँ मैं, ठीक है। अब उसके बाद अपन NG init स्टार्ट करते हैं। NG init से क्या है कि अपने डेटा वेरिएबल्स होते हैं यानी कि एप्लीकेशन डेटा, उसको अपन इनिशियलाइज करते हैं। यानी कि जैसे फर्स्ट नेम इक्वल टू जोन, ठीक है। अब फर्स्ट नेम इक्वल टू जोन अपन ने सिंगल क्वोट में लिखा है। सिंगल क्वोट में क्यों लिखा है, क्योंकि बाहर वाला जो क्वोट है वो डबल क्वोट है। अगर बाहर अपन सिंगल क्वोट लिखते तो अंदर अपन डबल में रखते हैं। अगर अपन को अंदर डबल में चाहिए होता है तो बाहर अपन को हमेशा सिंगल क्वोट लगाना पड़ेगा। अगर अपन को अंदर सिंगल क्वोट में चाहिए तो बाहर अपन को डबल क्वोट लगाना पड़ेगा। सिंगल डबल का कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ पे सिंगल डबल दोनों एक ही तरह से ट्रीट होते हैं, दोनों की सेम इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो इस सिंगल डबल का कोई मतलब नहीं होता है, आप दोनों में से कोई भी लगा सकते हो, लेकिन ध्यान रखना है कि अगर बाहर डबल लगाए तो अंदर डबल नहीं लगाना है। अंदर भी कहीं पे स्ट्रिंग यूज हो रही है तो उसमें सिंगल लगाओगे फिर, ठीक है। अब अपन ने इनिशियलाइज भी कर दिया अपन ने एप्लीकेशन डेटा वेरिएबल्स को। अब अपन क्या करेंगे, अपन जो अपना HTML कंट्रोल है उसको इस एप्लीकेशन डेटा से कनेक्ट करेंगे। तो HTML कंट्रोल यानी कि इनपुट एलिमेंट था HTML कंट्रोल, इसको कनेक्ट करना है अपने एप्लीकेशन डेटा से। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे NG मॉडल की जरूरत पड़ेगी। NG मॉडल में अपन ने एप्लीकेशन डेटा का यानी कि डेटा वेरिएबल्स का नाम रखेंगे जो अपन ने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब HTML कंट्रोल भी कनेक्ट हो चुका है HTML एप्लीकेशन डेटा से। अब एप्लीकेशन डेटा को अपन को अपने HTML व्यू से कनेक्ट कराना है। HTML एप्लीकेशन डेटा को HTML व्यू से कनेक्ट कराने के लिए अपन को एक्सप्रेशन की या फिर अपन को NG बाइंड डायरेक्टिव्स की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे अपन ने एक्सप्रेशन यूज किया है। तो यहाँ पे जैसे डबल कर्ली ब्रेसेस के अंदर अपन ने फर्स्ट नेम लिखा तो जो अपन यहाँ इनपुट में लिखेंगे वो यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। NGF डायरेक्टिव ये भी बताता है एंगुलर जेएस को कि जो div एलिमेंट होता है ना वो ओनर होता है अपनी एंगुलर जेएस एप्लीकेशन का। ऑब्वियसली इसका ओनर रहेगा क्योंकि अपन ने div एलिमेंट से ही अपनी एंगुलर जेएस एप्लीकेशन को इनिशियलाइज किया है, ठीक है। डेटा बाइंडिंग मैंने अभी भी कहा है कि दो तरह से हो जाती है, एक तो एक्सप्रेशन के थ्रू, एक NG बाइंड के थ्रू। जैसे अपन एक्सप्रेशन लिखते हैं तो वहाँ पे वही रिजल्ट आता है जो अपन ने यहाँ पे अपने HTML कंट्रोल में लिखते हैं अपन, ठीक है। HTML कंट्रोल के अंदर जो लिखेंगे वही अपने एक्सप्रेशन में डेटा आएगा। तो NG डेटा बाइंडिंग क्या होती है, इसमें टू NG उसकी जरूरत पड़ी, टू वे डेटा बाइंडिंग कह सकते हैं अपन इसे अपन,
ठीक है। जैसे द फर्स्ट नेम एक्सप्रेशन इन द एग्जांपल अबव इज एन एंगुलर जेएस डेटा बाइंडिंग एक्सप्रेशन, क्योंकि यहाँ पे अपन एक एक्सप्रेशन के थ्रू डेटा बाइंडिंग कर रहे हैं। ठीक है। डेटा बाइंडिंग इन एंगुलर जेएस बाइंड्स एंगुलर एक्सप्रेशन विद एंगुलर डेटा, एंगुलर एक्सप्रेशन को एंगुलर डेटा से ये बाइंड करता है, यानी कि ये एक्सप्रेशन है और ये डेटा है, इन दोनों को बाइंड कर देता है। तो एंगुलर एक्सप्रेशन को डेटा से ये बाइंड कर देता है, तो इसे अपन डेटा बाइंडिंग कहते हैं। एंगुलर जेएस एक्सप्रेशन को एंगुलर जेएस डेटा से बाइंड करना डेटा बाइंडिंग कहलाता है। फर्स्ट नेम इज बाउंड विद एनजी मॉडल, तो मैंने क्या कहा था कि ये एंगुलर जेएस एक्सप्रेशन एंगुलर जेएस डेटा से बाइंड हो रहा है, तो इसे डेटा बाइंडिंग कह रहे हैं। तो यहाँ पे भी कह रहा है फर्स्ट नेम बाउंड हो रहा है एनजी मॉडल इक्वल टू फर्स्ट नेम के साथ। ठीक है। तो इसमें अपन को दो चीजों की जरूरत पड़ती है, या तो एनजी बाइंड यूज कर लो या एक्सप्रेशन यूज कर लो, इसके साथ किसकी एनजी मॉडल की जरूरत पड़ती है। ठीक है। अब अपन चाह रहे हैं दो अपन एनजी मॉडल यूज कर रहे हैं। ठीक है। अपन दो एनजी मॉडल यूज कर रहे हैं। दो एनजी मॉडल क्यों यूज किया अपन ने, क्योंकि अपन ने दो डेटा वेरिएबल्स अपन इनिशियलाइज किए हैं, एप्लीकेशन डेटा, एक क्वांटिटी इक्वल टू 1, एक प्राइस इक्वल टू 1, प्राइस इक्वल टू 5। ठीक है। अपन ने यहाँ पे इन दोनों को, इस वाले एग्जांपल को मैंने पिछले वीडियोस में एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसी वाले वीडियोस को देख रहे होंगे। ठीक है। तो एनजी इनिट इक्वल टू क्वांटिटी इक्वल टू 1 है, प्राइस इक्वल टू 5 है, ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे इन्होंने इनिशियलाइज कर दी। अब इन दोनों वैल्यूज को इनिशियलाइज तो कर दिया, अब इसको यूज कैसे करेंगे, तो ये डेटा वेरिएबल्स को अपन को एचटीएमएल कंट्रोल से कनेक्ट करने के लिए अपन को एनजी मॉडल की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे अपन ने दो एचटीएमएल कंट्रोल्स लिए हैं। अब इन दोनों एचटीएमएल कंट्रोल्स को अपने डेटा वेरिएबल से एप्लीकेशन डेटा से कनेक्ट करने के लिए अपन को दो एनजी मॉडल की जरूरत पड़ेगी, यानी कि एक एनजी मॉडल क्वांटिटी के लिए और एक एनजी मॉडल प्राइस के लिए। दोनों के लिए अपन ने वो दोनों की वैल्यू इनिशियलाइज कर दी है। अब दोनों एक्सप्रेशन को, इन दोनों को अपन एक एक्सप्रेशन बनाएंगे और कैलकुलेट करेंगे वैल्यू। ये एक एक्सप्रेशन है, इसकी वैल्यूज अपन ने काउंट करी है और इसकी वैल्यू क्या थी, क्वांटिटी इक्वल टू 1 और प्राइस इक्वल टू 5, तो 1 इंटू 5, यहाँ पे 5 आ गया। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे माइनस करती तो यहाँ पे -4 आ चुका है। अब यहाँ पे भी मैं वैल्यू चेंज कर सकती हूँ, ऐसा नहीं कि मेरे को यहीं पे जहाँ पे इनिशियलाइज किया है वहीं की वैल्यूज को लेना है। इसीलिए अपन कहते हैं कि एनजी इनिट जो होता है वो हर जगह यूज करना भी जरूरी नहीं है और सही भी नहीं है। अगर अपन को यूज करना है तो जो अपना एनजी एप्लीकेशन है उसी के मॉड्यूल्स और कंट्रोलर्स को यूज करना चाहिए। एनजी इनिट अपनी वैल्यूज को यहाँ पे बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है, यहाँ पे उसका कुछ भी मतलब नहीं होता है। फिर अपन जब अपनी वैल्यूज जो लिखी है वो ही नहीं आ रही है तो फिर एनजी इनिट का मतलब ही क्या है। ठीक है। तो इसलिए अपन को अपने कंट्रोलर्स और मॉड्यूल्स पे ध्यान देना चाहिए, एनजी इनिट से वेरिएबल्स को इनिशियलाइज नहीं करना चाहिए। और ये वाली बात मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी कि जो यहाँ पे एनजीएफ जो होता है ये एंगुलर जेएस को डिनोट करता है, एनजीएफ। लेकिन अगर डेटा हाइपन एनजीएफ होता है तो उसका मतलब होता है कि ये एचटीएमएल वैलिड कोड है, मतलब कि यहाँ पे एचटीएमएल के अंदर ही अपन इसका कोड कर रहे हैं और दूसरों को भी ये ऐसा ही शो होगा और अपने जो कंपाइलर्स होता है उसको भी ये शो होगा कि ये एचटीएमएल वैलिड कोड है, यानी कि डेटा लगाते ही उसका पता चल जाता है उसे कि ये एचटीएमएल में लिखा हुआ है एंगुलर्स के साथ साथ भी। ठीक है। अब अपन चाहते हैं कि लूपिंग, अगर अपन को कहीं पे मल्टीपल डेटा हो उसको 1 बाय 1 अपन को एक्सेस करना हो, वो पूरा रिपीट हो रहा है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए भी डायरेक्टिव है एंगुलर जेएस में, वो होता है एनजी रिपीट के नाम का। एनजी रिपीट डायरेक्टिव जैसे ही अपना एरे बना हुआ, मान लो एरे है, अब इसमें 3 वैल्यूज है, अब तीनों वैल्यू को या तो आप अपने इंडेक्सिंग के थ्रू एक्सेस कर लो। ठीक है। अगर आप इंडेक्सिंग के थ्रू एक्सेस नहीं कर सकते हो तो आपको लूप लगाना पड़ेगा हर वैल्यू को एक्सेस करने के लिए। तो हर वैल्यू को एक्सेस करने के लिए ये क्या होती है, ये पूरी एक लिस्ट बन चुकी है एंगुलर। अगर अपन एरे को माने तो क्या मान सकते हैं कि एक लिस्ट ही मानेंगे ना, क्योंकि उसमें वैल्यूज एक सिक्वेंशियली फॉर्म में बनी हुई है। ठीक है। तो यहाँ पे अपन एक लिस्ट बनाएंगे, पहले अनऑर्डर लिस्ट, अपन चाहे तो ऑर्डर लिस्ट भी बना सकते हैं, एक अनऑर्डर लिस्ट बनाएंगे। उसके बाद अपन उसमें लिस्ट आइटम्स के लिए एलआई टैग यूज करेंगे, उसमें अपन एनजी रिपीट यूज करेंगे, वैसे ही जैसे अपन एनजी मॉडल यूज किया करते थे। एनजी रिपीट क्या काम करेगा, यहाँ पे अपने जो डेटा एलिमेंट से एप्लीकेशन डेटा उसको कनेक्ट करेगा अपने एचटीएमएल कंट्रोल्स के साथ, वैसे ही जैसे एनजी मॉडल करता था। ठीक है। अब यहाँ पे अपन को लूप्स की जरूरत पड़ी है, तो लूप्स इसमें कैसे वर्क करता है, एक अपन को अलग वेरिएबल नाम लेना पड़ेगा, यहाँ पे एक्स ले सकते हो, वाई ले सकते हो, अपनी मर्जी पड़े जो नाम ले सकते हो, और उसके बाद इन कीवर्ड लगाना पड़ेगा और जो अपना एरे का नाम था वो लगाना है।
तो x इन नेम्स, देन उसको x को एक्सप्रेशन मतलब डबल कर्ली ब्रेसेस के अंदर x को रख देना, जिससे अपनी सारी वैल्यूज एक्सेस हो जाएगी। देखो यहाँ पे सारी वैल्यूज बुलेट वाले उसमें आ चुकी है। अगर मैं यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट करती हूँ OL, तो ये 1 2 3 आ गया, क्योंकि ऑर्डर लिस्ट क्या करती है, एक सिक्वेंशियली फॉर्म में जमा देती है पूरी वैल्यूज को। अब अपने पास जैसे यहाँ पे पूरा क्लोन है, इसका अपने एरे का पूरा क्लोन बन चुका है, यानी कि एक अपन इसे कह सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट बना दिया अपन ने। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट बना दिया, तो ऑब्जेक्ट में तो ऑब्जेक्ट के नाम से अपन वैल्यूज एक्सेस कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट के अंदर तो उसकी और ऑब्जेक्ट के भी वेरिएबल्स होते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट नेम्स का एक नेम वेरिएबल है और कंट्री वेरिएबल है, तो इसकी तो खुद की प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है। ठीक है, तो उसको कैसे एक्सेस करेंगे, उसको भी वैसे एक्सेस करेंगे जैसे अपन ने अपने एक एरे को एक्सेस किया था। तो एरे को कैसे, एक्स इन नेम से, जो अपन ने ऑब्जेक्ट का नेम था वहां पे वो एरे का नेम था। ठीक है, तो एक्स इन नेम्स कर दिया, देन एक्स क्या बन चुका है, एक्स ये नेम्स बन चुका है। अब इस एक्स के इस नेम्स में मतलब इस नेम का नाम एक्स हो चुका है। अब इसके थ्रू अपन इस प्रॉपर्टीज वैल्यूज को एक्सेस कर लेंगे, मतलब एक्स डॉट नेम, एक्स डॉट कंट्री, तो ये सारी वैल्यू एक्सेस हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे भी अपन एरे का एक्सेस करते हैं, वैसे अपन ऑब्जेक्ट का भी एक्सेस करते हैं, बस इसमें डॉट प्रॉपर्टी आपको एक्स्ट्रा लगानी पड़ती है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट होता है उसमें मल्टीपल प्रॉपर्टीज होती है, और एक एरे होता है उसमें एक सिंगल प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अब इसमें ngApp डायरेक्टिव जो अपन स्टार्ट करते हैं अपने एंगुलर जेएस एप्लीकेशंस को बनाना, तो वो जो होता है वो div एलिमेंट में लिखते हैं अपन। तो ngApp डायरेक्टिव जो होता है वो रूट एलिमेंट होता है अपने एंगुलर जेएस एप्लीकेशन को बनाने का। ठीक है, और ये ऑटोमेटिकली अपने जो जितने भी वेरिएबल्स, जितने भी अपने डेटा लोड हो रहे हैं वेब पेज पे, उनको ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज भी कर देता है अपने कंट्रोलर्स और मॉड्यूल्स के थ्रू, यानी कि अपन इसे कह सकते हैं ऑटो बूटस्ट्रैप कर देता है ये। एनजीइन डायरेक्टिव अपने इनिशियल वैल्यूज को इनिशियलाइज कर देता है अपने वेरिएबल्स को, और अपन हर जगह ये प्रेफर करेंगे कि एनजीइनिट को यूज ना करें, अपन कंट्रोलर्स और मॉड्यूल्स को यूज करें। यू विल, यहाँ पे ऐसे बोल नॉर्मली, यू विल नॉट यूज एनजीइनिट, यू विल यूज अ कंट्रोलर और मॉड्यूल इंस्टेड, यानी कि अपन प्रेफर करें कि अपन कंट्रोलर और मॉड्यूल ही यूज करें। एनजी मॉड्यूल क्या करता है, एचटीएमएल कंट्रोल्स को डेटा एलिमेंट से, एप्लीकेशन डेटा से बाइंड कर देता है, जिसके अपन जैसे इसको नंबर, ईमेल रिक्वायर्ड, ये वैलिडेशंस भी लगा सकते हैं उस पे। एनजी मॉडल, जैसे अपन एनजी मॉडल इक्वल टू कोई एप्लीकेशन डेटा लिखते हैं तो वो किसी एचटीएमएल कंट्रोल के अंदर लिखते हैं, तो एचटीएमएल कंट्रोल्स पे अपन वैलिडेशंस लगा सकते हैं। ठीक है, उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं, उस पे सीएसएस प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं, उसको बाइंड कर सकते हैं। तो एनजी मॉडल के भी बहुत सारे काम हो सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब न्यू डायरेक्टिव को क्रिएट करना है, तो न्यू डायरेक्टिव को क्रिएट करने के लिए अपन को क्या करना पड़ता है, पहले तो उसका नाम देना पड़ता है कैमल केस नोटेशन में। अब न्यू डायरेक्टिव को क्रिएट कैसे करते हैं, एक तो मॉड्यूल क्रिएट करना है, जैसे मॉड्यूल अपन नॉर्मली क्रिएट करते थे वैसे मॉड्यूल क्रिएट करना है अपन को, जो आप मॉड्यूल वाले लेक्चर्स में जाके देख सकते हो कि मॉड्यूल कैसे क्रिएट करते हैं। तो मॉड्यूल वैसे क्रिएट करते वैसे करेंगे अपन। उसके बाद जैसे कंट्रोलर क्रिएट करते थे वहां पे आपको डायरेक्टिव फंक्शन लिखना है, डायरेक्टिव कंस्ट्रक्टर लिखना है, और वहां पे कैमल केस नोटेशन में जो आपको डायरेक्टिव बनाना है उसका नाम लिखना है। उसके बाद फंक्शन कीवर्ड लगाना है, फंक्शन देन कर्ली ब्रेसेस, उसके बाद जो आपको अपने ब्राउजर स्क्रीन पे दिखाना है वो लिखना है, टेम्पलेट वाले, टेम्पलेट कोलन H1 या H2, आप किसी भी लिखो, यहाँ पे जो भी लिखोगे वो ब्राउजर स्क्रीन पे शो हो जाएगा। अब ये जो कैमल केस नोटेशन में आपने डायरेक्टिव बनाया है, इसको आपको या तो आप यहाँ पे टेक्स्ट के थ्रू इसको डिनोट कर दो, लेकिन पहले जहाँ पे भी आपने ये बड़ा वाला जो लेटर होता है, बड़ा वाला लेटर यानी कि कैमल केस नोटेशन में W3 के बाद T कैमल केस में आ रहा है, तो इससे जस्ट पहले आपको हाइफन लगाना है और T को स्मॉल करना है, और यहाँ पे D कैपिटल में आ रहा है तो इससे जस्ट पहले आपको हाइफन लगाना है और इसको स्मॉल में करना है। तो ऐसे टेक्स्ट के थ्रू भी इसे एक्सेस कर सकते हैं यहाँ पे जस्ट अपने एनजी एप्लीकेशन के जस्ट बाद में। और हाँ, एनजी एप्लीकेशन को जरूरी नहीं है कि आपको div एलिमेंट में लिखना है, आप बॉडी एलिमेंट में भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं होता है इसको div एलिमेंट में लिखना है। अगर आप बॉडी टैग में लिखोगे तो ये बॉडी जो होती है इसको ये माना जाएगा कि ये इसकी ओनर ऑफ द एलिमेंट है। ठीक है, एंगुलर जेएस की। अब इसको टेक्स्ट के थ्रू तो अपन ऐसे एक्सेस कर सकते हैं, स्टार्ट एलिमेंट, स्टार्ट टैग एंड एंड टैग। अब इसको अपन ऐसे भी इसको एट्रीब्यूट के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। एट्रीब्यूट के थ्रू कैसे, कि यहाँ पे जो अपन ने बॉडी लिखा, बॉडी के अंदर ये ऐसे div में भी लिख सकते हैं, इसे यहाँ पे W3 टेस्ट डायरेक्टिव div के अंदर भी, और अपन जैसे यहाँ पे एप्लीकेशन अपन ने इनिशियलाइज किया, यहीं पे अपन बॉडी के अंदर ही इस एप्लीकेशन के जस्ट बाद में लिख सकते हैं W3 टेस्ट डायरेक्टिव।
क्लास के जैसे भी इसको यूज कर सकते हैं, जैसे कि बॉडी के अंदर जैसे ngf इक्वल टू कुछ रखा नाम उसका, देन उसके बाद क्लास इक्वल टू w3 टेस्ट डायरेक्टिव, और कमेंट के जैसे भी अपन इसे यूज कर सकते हैं। ये चारों फॉर्म में अपन इसे यूज करते हैं, चारों फॉर्म में वैसे ही वर्क करेगा जैसे अपन इसको एलिमेंट नाम से कर रहे, एट्रीब्यूट नाम से करे, क्लास नाम से करे, कमेंट नाम से करे, ठीक है। तो ये अपन ने सारे के सारे डायरेक्टिव्स के बारे में पढ़ लिया है कि डायरेक्टिव्स को अपन कैसे कैसे भी यूज कर सकते हैं, कैसे अपना खुद का डायरेक्टिव बना सकते हैं, और डायरेक्टिव्स के क्या क्या फायदे हैं, और एंगुलर जेएस में सब कुछ डायरेक्टिव्स पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाना, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस की न्यू अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।